हेलो एवरीबॉडी, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं के अध्याय 3, है ना। अध्याय 3 पर हम पहुंच गए हैं। धारा विद्युत जिस चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर के सभी टॉपिक को कवर करते हमने वीडियो बनाया है। उन वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो उन्हें पहले देखिए, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। कंटिन्यू जैसे जैसे चैप्टर का टॉपिक है उसी क्रम में देखते जाइए, ताकि आपको पूरा समझ में आता जाएगा। क्योंकि हमारा जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आगे की स्टडी है हमें इजी नहीं होगी, डिफिकल्ट फील होगी। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक यहाँ पर क्या क्या देखेंगे, जो टॉपिक हम आंतरिक प्रतिरोध को पूरा देखेंगे, पूरा डिटेल देखेंगे, है ना। साथ ही साथ विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता, आंतरिक प्रतिरोध के लिए भी हम फार्मूला भी डिराइव करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आंतरिक प्रतिरोध या इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। जैसे अभी तक हम प्रतिरोध की बात करते थे, केवल विद्युत प्रतिरोध करते थे, है ना। जो प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध जिसको हम आर कैपिटल से दर्शाते थे और उसका संकेती, चाहे कोई प्रतिरोध हो, ये ऐसा, इसको जनरली हम बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल आर से शो करते हैं। आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल आर से शो करेंगे। ये होता है किसी सेल या बैटरी के लिए, ठीक है, किसी सेल या बैटरी के लिए होता है ना। सेल के बारे में आप लोग को नॉलेज होना चाहिए। सेल या बैटरी क्या होता है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है ना। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये होता है सेल। ठीक है, सेल के दो प्रकार होता है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल है वो एक बार यूज होता है, उसके बाद वेस्ट हो जाता है। द्वितीयक सेल को फिर से चार्जिंग कर सकते हैं। प्राथमिक सेल में जो केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, वो उत्क्रमणी होती है, अनुत्क्रमणी होती है। जबकि द्वितीयक सेल में जो केमिकल रिएक्शन होता है वो उत्क्रमणी होता है। पर यहाँ पर हम डिटेल इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, हमें केवल सेल की परिभाषा दी गई कि सेल क्या होता है। ठीक है, तो सेल यदि हम देखें, बैटरी मतलब बहुत सारे सेलों का समूह होता है ना। दो या दो से अधिक सेल को एक साथ जोड़ दिया जाए तो वो बैटरी बनता है। ठीक है, तो सेल में होता क्या चीज है ना। ये जैसे एक है ना, ये एक इलेक्ट्रोड हो गया इसका, ये एक और इलेक्ट्रोड इसका, है ना, ये धन इलेक्ट्रोड और ये ऋण, मतलब दो क्या होते हैं इसके, इलेक्ट्रोड होते हैं। और इस तरफ या इधर बीच में क्या भरा होता है, विद्युत अपघट्य भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो इस प्रकार जब किसी सेल को हम बाह्य परिपथ में जोड़ते हैं, है ना, बाह्य परिपथ में धारा धन से ऋण की ओर प्रवाहित होती है। मतलब बाह्य परिपथ में धारा इस धन ध्रुव से ऐसे जाकर ऐसे इस प्रकार प्रवाहित होती है, ये बाह्य प्रतिरोध होगा। ठीक है, बाह्य परिपथ में धारा धन से ऋण की ओर बहती है। जबकि सेल के अंदर की बात करें, सेल के अंदर भी धारा बहती है। तो सेल के अंदर या बैटरी के अंदर धारा ये ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है। उल्टा हो गया, मतलब सेल के अंदर भी धारा बहती है, पर उस धारा की दिशा किस तरफ होती है, ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर होती है। तो उस धारा के मार्ग में जो रुकावट होगा उसे कहा जाता है आंतरिक प्रतिरोध, या और ये रुकावट कौन डालता है, विद्युत अपघट्य। ठीक है, मतलब इस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, जैसे ये ऋण है और ये धन है, इनके बीच में क्या भरा हुआ है, विद्युत अपघट्य भरा हुआ है। तो धारा यहां से यहां तक जाएगी, तो उस धारा के मार्ग में ये जो विद्युत अपघट्य है वो अवरोध उत्पन्न करता है। उस रुकावट को या उस अवरोध को क्या कहा जाता है, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसको स्मॉल आर से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार
आंतरिक प्रतिरोध की एक छोटी सी परिभाषा हम क्या देंगे, सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्य धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, है ना। आंतरिक प्रतिरोध की यहां पर हम निर्भरता देखेंगे। है ना, आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता, है ना। आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता यदि हम देखें तो ये 4 फैक्टर है। एक तो विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, दूसरा प्लेटों या इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर, तीसरा हो गया यहां पर इलेक्ट्रोड्स के क्षेत्रफल, और चौथा होगा ताप पर। तो ये 4 मुख्य कारक हैं जिस पर आंतरिक प्रतिरोध है वो निर्भर करता है। सबसे पहले देखते हैं यहां पर सांद्रता पर किस प्रकार निर्भर करता है। सांद्रता मतलब किसकी सांद्रता, यहां पर जो विद्युत अपघट्य यहां पर भरा हुआ है उसकी सांद्रता। तो ध्यान रखना, सांद्रता का मतलब है इसके एकांक आयतन में कितनी मात्रा है पदार्थ की, अणुओं की संख्या कितनी है ना। सांद्रता मतलब जो भी पदार्थ इसमें भरा हुआ है विद्युत अपघट्य के रूप में, कोई अम्ल वगैरह रहता है इसमें, तो विद्युत अपघट्य की सांद्रता कितनी है। सांद्रता अधिक होने का अर्थ है अणुओं की संख्या अधिक होना, है ना। यदि जैसे मान लो हम 1 लीटर पानी में अमोनियम क्लोराइड डालते हैं, 100 ग्राम डालें, 200 ग्राम डालें, 300 ग्राम डालें, तो जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे सांद्रता क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। ठीक है, तो सांद्रता का अधिक होना, है ना, सांद्रता का अधिक होना मतलब उसके अणुओं की संख्या का अधिक होना। ठीक है, तो क्या होगा, सांद्रता बढ़ने से आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है, क्योंकि सांद्रता बढ़ेगा तो यहां से यहां तक आने में धारा को अधिक अणुओं का सामना करना पड़ेगा, अर्थात मार्ग में रुकावट ज्यादा होगा। दूसरा केस यहां पर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, यदि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए, इलेक्ट्रोड को इधर सरका दिया, इधर सरका दिया, यहां पर बीच की दूरी बढ़ा दें, तो बीच की दूरी को बढ़ा देंगे तो यहां से यहां तक धारा जब बहेगा तो अधिक दूरी तय करना पड़ेगा, जिसके कारण से अवरोध अधिक होगा, मतलब आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। यहां पर बढ़ेगा, यहां भी अधिक होगा। तीसरा, क्षेत्रफल अधिक, है ना। इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए, इनका प्रभावी क्षेत्रफल बढ़ाना मतलब इनकी मोटाई को बढ़ाना, जैसे इसको मोटा कर दें, इसको भी मोटा कर दें ऐसे, है ना। इसको मोटा करना मतलब इनके बीच की दूरी को क्या करना है, कम, है ना। इलेक्ट्रोडों को हम मोटा कर देंगे तो उनके बीच की दूरी है कम हो जाएगी, जिसके कारण धारा के द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, कम, अर्थात आंतरिक प्रतिरोध R का मान क्या हो जाएगा इस केस में, कम। फिर यहां पर लास्ट केस आता है ताप पर। यदि ताप को बढ़ा दिया जाए तो क्या करोगे, है ना। ताप अधिक कर दें, ताप को बढ़ा दिया जाए तो ताप बढ़ाने से जो विद्युत अपघट्य है उसके अणु हैं वो अधिक ऊर्जा के साथ गति करेंगे, जिसके कारण से उसकी सांद्रता है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, थोड़ा सा फैल जाएगा, अणु दूर दूर हो जाएंगे ताप बढ़ाने से। तो ताप बढ़ाने से अणु दूर दूर हो जाएंगे, जिसके कारण धारा जब यहां से यहां बहेगी, ऋण से धन इलेक्ट्रोड की ओर जाएगी, तो उस केस में उसके मार्ग में अवरोध क्या हो जाएगा, कम। तो इस केस में भी क्या होगा, R कम होगा। तो ये 4 कारक हैं।
सांद्रता बढ़ाने से आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा, दूरी बढ़ाने से इलेक्ट्रोडों के बीच का ये भी बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए इलेक्ट्रोडों का तो R कम हो जाएगा, ताप को बढ़ा दिया जाए तो ये R कम हो जाएगा। ये जो 4 फैक्टर हैं जिसके आधार पर आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता की व्याख्या की जाती है ना। आंतरिक प्रतिरोध के लिए फार्मूला भी डिराइव करेंगे, पर फार्मूला निकालने से पहले हम थोड़ा सा विद्युत वाहक बल को समझेंगे, है ना। पहले विद्युत वाहक बल को देखेंगे। इसको स्मॉल ई से दर्शाते हैं या कैपिटल ई भी देखते हैं, कभी कभी कैपिटल ई, कभी कभी यहां पर स्मॉल ई ऐसा या कभी ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे ये कोई मान लो विद्युत परिपथ है, एक सेल और एक कुंजी यहां पर लगा दें, ये बाह्य परिपथ है, इसमें धारा बहती है, तो ये स्रोत कहलाता है ना। ये स्रोत है जिसका विद्युत वाहक बल मान लो E है, ठीक है। तो इस पूरी धारा को इस परिपथ में चलाने का कार्य किसका रहता है? यही करता है, सेल के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर इसकी परिभाषा क्या देंगे? एकांक धनावेश, ठीक है। एकांक धनावेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य है ना। एकांक धनावेश को पूरे विद्युत परिपथ में चलाने के लिए या प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य है या आवश्यक ऊर्जा है, वो होता है विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको W से दर्शाते हैं। यदि Q आवेश है ना, यदि Q आवेश को यहां से, है ना, ये Q आवेश है, इसको यहां से ऐसे पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए मान लो W कार्य की आवश्यकता होती है, तो विद्युत वाहक बल बराबर होता है W/Q। इसका फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा फार्मूला एक और आया था इसके पिछले चैप्टर में। तो विद्युत वाहक बल बराबर कार्य बटे आवेश, तो ये हो जाएगा, इसका SI मात्रक देखेंगे तो जूल बटे कूलाम, और जूल बटे कूलाम क्या होता है? वोल्ट। तो इस प्रकार विद्युत वाहक बल का SI मात्रक है ना, विद्युत वाहक बल का SI मात्रक क्या हुआ? वोल्ट। और ये विभव का भी मात्रक विभवांतर का भी मात्रक है ना। विभव और विभवांतर के मात्रक भी क्या होते हैं? क्या होते हैं? वोल्ट होते हैं। तो क्लियर हो गया। इसकी एक और परिभाषा देंगे। एक और परिभाषा यहां पर क्या होगी? यदि सेल खुले परिपथ में हो तो इलेक्ट्रोड्स के बीच का विभवांतर ठीक है। इसकी एक और परिभाषा, यदि सेल खुले परिपथ में है तो इलेक्ट्रोड्स के बीच का विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। खुले परिपथ या ओपन सर्किट मतलब सेल से धारा नहीं बह रही है, ठीक है। सेल से धारा नहीं बह रही हो तो खुले परिपथ में है ना। सेल है, सेल को हमने किसी परिपथ में मान लो जोड़ भी दिया है या नहीं भी जोड़ा है, मान लो सेल को किसी परिपथ में जोड़ा हुआ है पर जो स्विच है वो ऑफ की स्थिति में है, स्विच चालू नहीं है, मतलब धारा नहीं बह रही है सेल से, तो उस समय उसके इलेक्ट्रोड के बीच का जो विभवांतर है वो अधिकतम होता है। तो उस अधिकतम विभवांतर को कहते हैं
विद्युत वाहक बल। ठीक है, और इसी में एक और है ना, एक और, यदि सेल बंद परिपथ में है तो इलेक्ट्रोड्स के बीच का विभवांतर टर्मिनल विभवांतर कहलाता है ना। यदि सेल बंद परिपथ में है ना, यदि सेल बंद परिपथ में है तो बंद परिपथ मतलब जब परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। बंद परिपथ का मतलब है सेल को किसी परिपथ में जोड़ा गया है तथा स्विच है वो ऑन की स्थिति में है, बटन चालू है, परिपथ में धारा बहनी चाहिए, तो उस समय उसके इलेक्ट्रोड के बीच का जो विभवांतर होगा उसको कहते हैं टर्मिनल विभवांतर या टर्मिनल वोल्टता कहा जाता है ना। टर्मिनल विभवांतर या टर्मिनल वोल्टता कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये दो चीज आ गए यहां पर, इसको भी हम फार्मूला रूप में लिखेंगे। टर्मिनल वोल्टता को यदि मैं लिखूं यहां पर तो इसको V से दर्शाएं तो ये W डैश अपान Q, मतलब यदि Q आवेश प्रवाहित हो रहा है उस समय W डैश कार्य किया जाता है, तो ये और ये दोनों एक जैसे हैं, इसका मात्रक भी क्या होगा, वोल्ट ही होगा। पर इन दोनों की तुलना करें, ये खुले परिपथ में, ये बंद परिपथ में। ठीक है, ये खुले परिपथ में है और ये बंद परिपथ में है, इसका मान थोड़ा सा अधिक होता है और ये थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। किसकी तुलना में, इसकी तुलना में, मतलब ये ज्यादा होगा। मतलब विद्युत वाहक बल है वो टर्मिनल विभवांतर से ज्यादा होगा। जब सेल से धारा ली जा रही होती है तो उसके इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर है वो कम हो जाता है। क्लियर हो गया। जब सेल से धारा ली जा रही हो तो V का मान या टर्मिनल विभवांतर है ना, विभवांतर को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो दोनों की तुलना यहां पर विद्युत वाहक बल और इसकी, तो ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। इसके लिए फार्मूला भी निकालेंगे तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है यहां तक। अब हम बात करेंगे आंतरिक प्रतिरोध के लिए फार्मूला का। इसका संकेत R है ना। तो ये एक प्रकार है कि विद्युत परिपथ है, ये एक सेल है, सेल, और ये एक आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से हमने दर्शाया है, सेल का विद्युत वाहक बल ऐसा। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, यस, कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो जाएगा, है ना। ये परिपथ का कुल प्रतिरोध। ठीक है यहां तक। तो यहां पर ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है, सिंपल V इक्वल टू आई आर, है ना। ये केवल बाह्य प्रतिरोध वाले केस में हुआ, इसको हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस प्रतिरोध को ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहां पर इसके लिए विभवांतर मालूम कितना है, V है, तो उस केस में ये टर्मिनल विभवांतर होगा V इक्वल टू आई आर। ठीक है, यहां से यदि हम I बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, V अपान R ऐसा। ठीक है,
इसी प्रकार यदि हम I बराबर लिखेंगे तो वो होगा ऐसे। इसको समझ जाना, ये तो सिंपल ओम के नियम से आया, ये भी ओम के नियम से ही है, पर इस केस में टर्मिनल विभवांतर के बदले में क्या है, विद्युत वाहक बल। पूरे परिपथ की बात कर रहे हैं। और ये जो प्रतिरोध है वो क्या आ जाएगा, कुल प्रतिरोध R प्लस R। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से ये इन दोनों करंट को ही शो कर रहे, दोनों बराबर होगा, इक्वल टू V अपान R। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका उल्टा कर देते हैं, हमको स्मॉल r का मान निकालना है, इक्वल टू R अपान क्या हो जाएगा, V। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, यहां तक समझ में आ गया होगा काफी कुछ, है ना। इसको मैं इसके आगे है ना, ये क्या हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको मैं इधर ले जाता हूं, तो ये E अपान V इंटू हो जाएगा R। ये E यहां आ गया है, अब मुझे स्मॉल r चाहिए, तो ये E अपान V R, कैपिटल R को यहां से इधर ले आए, पक्षांतर कर दिए, इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, यहां पर कैपिटल R बाहर निकल जाएगा, तो ये बचेगा E अपान V माइनस 1। तो ये फाइनल फार्मूला यहां पर किसके लिए, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला। ठीक है, स्मॉल r इक्वल टू R E अपान V माइनस 1। एक और फार्मूला यहां से निकालेंगे, I इक्वल टू E अपान R प्लस R, इसको लेकर चलेंगे समीकरण 2 से। क्या लिख सकते हैं, यदि E बराबर लिखें तो IR, ठीक है, तिर्यक गुना इसका इन दोनों के साथ गुना हुआ, तो E बराबर ऐसा लिखेंगे, यहां से V बराबर IR, तो इसके बदले V लिख दो। अब यहां से V का मान निकालते हैं, इस V का मान निकालेंगे तो ये जाएगा इधर, मतलब हो जाएगा E माइनस IR। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना। इस फार्मूले से बहुत सारी चीजें क्लियर होती है यहां पर, कि जैसे हमने कहा था कि E ज्यादा होता है V के तुलना में। ठीक है, तो ये दिख रहा है यहां पर V का मान E में इतना घटाने के बाद बराबर होगा, मतलब V E के बराबर है, पर कब, जब E में इतना कम कर दिया जाए या घटा दिया जाए तब। ठीक है, तो V बराबर E माइनस IR। तो ये एक रिजल्ट हमारे पास आता है। तो इस रिजल्ट को, है ना, इसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि V E से क्या होता है, कम होता है, ये हमने पहले भी देखा है। तो आज के इस वीडियो में यहाँ तक, हमें आशा है कि आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया इस टॉपिक पर कोई चीज़, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके अलावा फिजिक्स में आपको कौन कौन सा टॉपिक है जो अच्छे से समझ में नहीं आया, उसको बताएं, तो हम उसको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।